हेलो एवरीवन। ये जेपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये नया पोर्टल बनाया है। यहाँ पर हम जेपीएससी के जितने भी प्रीलिम्स या मेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें सब धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें हम मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी टॉपिक्स को पहले करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल 6 पेपर्स हैं हमारे मेंस एग्ज़ाम में। मैंने सबसे पहले पेपर 6 को चुना है कवर करने के लिए, और पेपर 6 में हमारा जो है वो जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का टॉपिक आता है। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, आप सभी को पता ही होगा। और तो आइए देखते हैं कि इस पेपर का पैटर्न क्या होता है। देखिए, इसमें 6 सेक्शंस टोटल होते हैं। पहले सेक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे टोटल 20। सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 6 तक सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, एनवायरनमेंट साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये जो 20 क्वेश्चंस होंगे, ये 20 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन इन पांचों सेक्शन से डिराइव किए जाएंगे। फिजिकल साइंस से 4, लाइफ साइंस से 4, एग्रीकल्चर साइंस से 4, एनवायरनमेंट साइंस से 4 और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 4 क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, यानी 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बाकी सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 6 तक हर सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक सॉल्व करना होगा। जैसे फिजिकल साइंस में 2 दिया रहेगा, एक करना है। लाइफ साइंस में 2 दिया रहेगा, एक करना है। तो ये हमारा स्कीम है। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 6 से, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये एग्जैक्ट स्नैपशॉट है हमारे सिलेबस का, आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक है नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, किसी भी पॉलिसी के बारे में या किसी भी स्कीम के बारे में जानने से पहले ज़रूरी होता है कि हम उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को थोड़ा समझ लें कि अब तक क्या होते आया है, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि करेंटली कौन सा पॉलिसी चल रहा है। तो हमारा सबसे पहला SPR पॉलिसी था 1958 का, साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। उसके बाद आया टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 में। उसके बाद आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003। तो देखिए, ये नहीं पूछेगा आपसे कि इसके प्रोविज़न्स क्या है या 1983 वाले के प्रोविज़न्स क्या हैं। हाँ, इसमें अगर आप 2 लाइन जानते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जैसे कि 2003 वाले पॉलिसी में R&D पे एम्फेसिस दिया गया। फिर हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक्स स्कीम्स चल रहे हैं उसके हिसाब से इंटीग्रेट करने का कोशिश किया गया कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो डेवलपमेंट होगा, जो रिसर्च होगा, उसको कुछ इस तरह से किया जाए कि हमारा जो सोशल स्कीम्स, इकोनॉमिक स्कीम्स चल रहा है उसके साथ उसको इंटीग्रेट किया जा सके, उसके काम का हो वो। तो ये आप 1-2 पॉइंट जान सकते हैं 2003 पॉलिसी के बारे में। ये दोनों काफ़ी पुराना है तो उसके लिए ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जैसे कि हमारा 2010 से लेकर 2020 को डिकेड ऑफ इनोवेशन बोला जाता है। उसी तरह एक नेशनल इनोवेशन काउंसिल बनाया गया था, हालांकि अब ये नहीं है शायद। अटल इनोवेशन मिशन आने के बाद इसे डिसबैंड कर दिया गया है। हमारा जो भी लेटेस्ट पॉलिसी चल रहा है वो है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013, जिसे STIP 2013 भी कहते हैं। पॉलिसी के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो देखिए, ऐसे में ये काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है, इसको बिल्कुल ही याद रखना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने चाहिए, जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट होना है हमारे इस पॉलिसी के हिसाब से। स्किल इन्हेंसमेंट करना है यंग पॉपुलेशन का। आपको पता ही होगा कि इंडिया एक काफ़ी यंग कंट्री है। फिर आप देखते होंगे कि काफ़ी लोग बाहर चले जाते हैं रिसर्च इनोवेशन के
पर्पज़ से, तो उस केस में उनको यहीं रुके, वो यहीं काम करें, यहीं अपना रिसर्च करें, उसके लिए उनके करियर को अट्रैक्टिव बनाने की भी बात की गई है। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर R&D, देन ये डेटा है तो बिल्कुल ये पॉइंट तो याद होना ही चाहिए। ये सब तो फिर भी आप सब्जेक्टिवली भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ होता है जो कि डेटा स्पेसिफिक होता है, तो वैसे चीज़ों को याद रखना होगा। तो 2020 तक हमें टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक पावर्स बन जाने हैं, ऐसा इस पॉलिसी में इन्विज़न किया गया है। फिर उसी तरह इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, आजकल इन सब चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस होता है। तो हमारा पॉलिसी जो 2013 में बना था उसमें इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एजेंडा के साथ इंटीग्रेट करने का बात किया गया था। उसी तरह प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की भी बात हुई थी। LPG रिफॉर्म्स 1991 के बाद आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हर सेक्टर में डिज़ायर्ड होता है, हर इकोनॉमिक फील्ड में डिज़ायर्ड होता है। तो एज सच साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में भी इसके पार्टिसिपेशन को इन्हांस करने की बात की गई है। उसी के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी R&D होता है वो अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होने के कारण, हालांकि हमारे एम्बिशंस हैं कि हम भी ऐसे R&D रिसर्च करें जो कि डेवलप्ड कंट्री करते हैं, बट डेफिनेटली हमारे लिए वो अभी ज़्यादा फिजिबल नहीं हो पाता है। हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है ऐसा चीज़ जिसका कि कोई सोसाइटल एप्लीकेशन हो, जो कि हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में, वेदर प्रिडिक्शन में, इन सब चीज़ों में उसका यूज़ होना चाहिए। तो कॉमर्शियल एप्लीकेशंस जो है हमारे R&D के, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद एज वी ऑल नो कि जो भी हमारे नए R&D होते हैं उसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो उनको एक तरह से उनके रिस्क को थोड़ा एलिविएट करने का कोशिश किया गया है हमारी पॉलिसी के थ्रू। तो इसमें सीडिंग की बात की गई है। सीडिंग मीन्स के जस्ट उसको किसी प्रकार का फंड के थ्रू मदद करना, या फिर उसको उसमें कुछ जो रिस्क इन्वॉल्व है उस रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए स्कीम कुछ लाना। फॉस्टरिंग रिसोर्स ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन अक्रॉस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी सभी फील्ड के लिए काम करना है, कोई फील्ड छूटना नहीं चाहिए, सभी फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। उसी तरह अगर आप कुछ करते हैं और आपको एग्जैक्टली उसका रिवार्ड ना मिले, उसको रिकग्निशन ना मिले, तो डेफिनेटली आपको इनकरेजमेंट नहीं मिलता है। तो हमारा जो पॉलिसी है 2013 का, उसमें कोशिश किया गया है कि रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिवार्ड किया जाए जो भी अच्छे साइंस एंड टेक से रिलेटेड रिसर्च होते हैं उनको। क्रिएटिंग ए रोबस्ट नेशनल इनोवेशन सिस्टम तो ज़रूरी है। फिर ये हो गए कुछ पॉइंट्स, लेकिन पॉइंट्स के अलावा कुछ डेटा सेट भी आपको याद होने चाहिए जो पॉलिसी में मेंशन्ड थे। अच्छे आप एक आंसर लिख सके उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ करंट इश्यूज़ भी पता होने चाहिए, कुछ करंट डेटा भी पता होने चाहिए, तभी आपके आंसर्स बेहतर होंगे। तो इसलिए देखते हैं पहले कि क्या कहा गया था पॉलिसी में। तो पॉलिसी में हमारा कहा गया था कि अगले 5 साल में, यानी 2013 में ये पॉलिसी आया था, तो कहा गया था 2018 तक 2% ऑफ GDP हम अपना एक्सपेंडिचर ले जाएंगे। किस चीज़ में एक्सपेंडिचर ले जाएंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो 2% ऑफ GDP होगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है। और क्या कहा गया था कि जो हमारा पर्सनल है जो कि R&D में इन्वॉल्व है, R&D में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनकी संख्या कम से कम 66% बढ़ा दी जाएगी। तो क्या ऐसा हुआ है? तो देखिए 2% ऑफ GDP यहाँ तक ले जाने का बात हुआ था अगले 5 साल तक, लेकिन अभी भी ये 2019 का डेटा है, मात्र 0.7% तक ही पहुँच सका है। 0.7% ऑफ GDP, इतना ही हम R&D पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारा डाटा भी दिया हुआ है, पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट चाइना, ब्राज़ील एक इंडिया जैसा ही कंट्री है, काफ़ी चीज़ों में हमेशा भारत का तुलना किया जाता है उससे, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि वो कितना स्पेंड करता है। चाइना हमारा नेबर है, हमसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, तो उसका पता होना चाहिए क्या एक्सपेंड करता है। उसी तरह USA जो कि मोस्ट पावरफुल नेशन है, सबसे ज़्यादा बड़ा इकोनॉमी है उसका, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो कुछ डाटा आपके लिए। उसी तरह साइंटिफिक पब्लिकेशन के बारे में बात की गई थी कि डबल कर देंगे अपने पब्लिकेशंस, जितने हो रहे हैं हमारे उसको डबल कर देंगे, और जो टॉप 1% के पब्लिकेशन है उनको क्वाड्रुपल कर देंगे।
ऐसा इन्विज़न किया गया था। ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ये पॉलिसी स्टेटमेंट था। तो ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। तो क्या ऐसा हुआ है? देखिए, पिछले साल का एक आर्टिकल है शायद द हिंदू का, उसमें देखा गया था कि यूएस रिपोर्ट आया था कि यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरफ से, उसमें कहा गया था कि इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिकल्स। मतलब जो पब्लिकेशंस होते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, उसमें इंडिया तीसरे स्थान पर आता है, और ये नंबर की बात हो रही है। तो ज़रूरी नहीं कि तीसरे स्थान पर है तो वो सबसे बेहतर होगा, हो सकता है कि उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे होंगे हमारे रिसर्च या हमारा जो इनोवेशन है। तो ये करंट सिचुएशन है। तो एटलीस्ट हाँ, ये कुछ हद तक ये जो हमारा पॉलिसी रखा गया था कहीं ना कहीं वो काम किया है। अब पॉलिसी में कुछ अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी थे। देखिए, आप सिर्फ अगर पॉलिसी के एटलीस्ट 20 पॉइंट आप पढ़ते हैं तो ही आपको एटलीस्ट 10-12 भी याद रहेंगे उस टाइम। तो आपको ज़रूरी है कि पॉलिसी स्टेटमेंट में जितने ज़्यादा चीज़ दिया हुआ है उतना ज़्यादा हम कवर कर लें तो वो बेहतर रहेगा। तो जैसे पॉलिसी में बात किया गया था कि ग्रास रूट लेवल पे यानी कि स्कूल एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाएंगे ताकि साइंस एंड टेक की तरफ से लोगों का यानी स्कूली बच्चों का रुझान बढ़ सके। उसी तरह इन्वेस्टमेंट इन बेसिक रिसर्च, जेंडर पैरिटी आजकल हर चीज़ में आपको पता ही होगा कि जेंडर पैरिटी लाने की बात की जाती है, चाहे बजट हो या किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इसमें भी जेंडर पैरिटी यानी कि महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और इक्वल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। फैसिलिटी इक्वल क्या, बढ़ाकर फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि उनको इनकरेजमेंट मिल सके इन सब चीज़ों को करने के लिए। जैसे लास्ट डिकेड में एक दिशा स्कीम आया था, एक किरण स्कीम था, ये सब चीज़ जो था वो सब एजुकेशन को ये रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए था वुमेन के बीच। तो इसमें भी हमारे पॉलिसी में जेंडर पैरिटी का बात किया गया है। उसी तरह इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर होंगे जहाँ पे कि टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये सब जो है एडवांस्ड रिसर्च जो दुनिया में हो रहे हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे। वहाँ पर उनको इक्विपमेंट्स उपलब्ध होंगे अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। उसी तरह परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। हाँ, एक ये भी एक डेटा जैसा है पॉइंट, तो इस पॉइंट को भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि 10 सेक्टर्स ऑफ हाई इम्पैक्ट पोटेंशियल, यानी ऐसे सेक्टर्स जिसमें कि इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे ज़्यादा, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। किस लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा? डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी उन क्षेत्रों में रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, उसके लिए बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसलिए इसे याद रखना है। उसके बाद इसमें एक पॉलिसी स्टेटमेंट ये भी था कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड इन हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी, हाई एंड प्रोडक्ट्स में इंडिया का जो शेयर है उसको डबल करना है। अब जब ये पॉलिसी बना था उस वक्त अराउंड 8% था, तो 8% ऑफ द वर्ल्ड था। इसका मतलब ये नहीं कि इसको 16% कर देना है। कहने का मतलब आज के डेट में बाहर वर्ल्ड में जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है उसमें हाई टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट हैं उनको उस टाइम के हिसाब से डबल कर देना है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात किया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के बारे में देखिए काफ़ी बात किया जा रहा है इसमें। तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के बारे में एनालिटिकली थोड़ा जानना समझना ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगा तो आप समझ रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी जो होगा, जो प्रॉफिट मोटिव होगा उसका, उस पर वो काम करेगा। वो सोसाइटी का भला करना और ये सब करना, सोशलिस्ट काम नहीं करेगा। तो अगर एक तरफ हम बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाए वैसा R&D को हम बढ़ावा दे रहे हैं, पर दूसरी तरफ हम प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग है। तो इसमें दोनों पॉइंट्स आपको समझना होगा कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करता है। अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही रह जाए तो फिर इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री थोड़ा नुकसान में रहेगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो होना ही चाहिए R&D में, पर ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देने का बात किया गया है। बट ये ज़्यादा ना हो, इसका शेयर, गवर्नमेंट शेयर ही ज़्यादा रहे, कंसीडरिंग कि अभी भी हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही एग्जिस्ट किया करने दिया जाए।
उसके बाद प्रमोटिंग मैकेनिज्म सच एज स्मॉल आइडिया, स्मॉल मनी, रिस्की आइडिया फंड। देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिस्की चीज़ होता है, तो उसके लिए फंडिंग बहुत ज़रूरी है। उसी तरह जिस तरह का आइडिया हो, जिस तरह का रिसर्च हो, जिस तरह का R&D हो, उसके हिसाब से फंडिंग का पैटर्न मैकेनिज्म्स होना चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलेगा। उसी तरह एस्टेब्लिशिंग ए फंड फॉर इनोवेशंस फॉर सोशल इंक्लूजन। फिर नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में भी बात किया गया है। डाटा एक्सेस को लेकर के हमारा एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। एक IPR के बारे में तो 2016 में हमारा पॉलिसी आया था, उसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। अगर हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी क्या है तो उसके बारे में पढ़ा जा सकता है थोड़ा। एक पॉलिसी विजन है, इसको आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं अगर अपने आंसर्स में। सृष्टि, ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसका है साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम फॉर हाई टेक्नोलॉजी लेड पैथ फॉर इंडिया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पॉलिसी का विज़न है कि क्या करना क्या चाहते हैं आखिर, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अब इन सब बातों के बाद द हिंदू ने पब्लिश किया था जनवरी में ही कि नया पॉलिसी पे गवर्नमेंट काम कर रहा है, नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 को रिप्लेस करने के लिए। हालांकि इसके लिए कोई टाइम लाइन स्पेसिफाई नहीं किया गया है। पब्लिक कंसल्टेशन स्टार्ट होने वाला है, ऐसा उसमें मेंशन किया हुआ था। तो ये जब आएगा तो उसको अपडेट करना होगा, तब 2013 पॉलिसी नहीं, 2020 या 21 जब भी हो आएगा तो उस पॉलिसी का पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी आर्टिकल में ये दिया हुआ था। ये करेंट अफेयर्स जैसा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी आपके आंसर में हेल्प कर सकता है कि हमारा जो टोटल R&D इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी में, उसमें से 70% 70% डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है। सिर्फ 30% है जो इंडस्ट्री की तरफ से आता है। और इस 30% में भी जो 90% है, यानी कि वो पब्लिक सेक्टर वाले इंडस्ट्री करते हैं, और मात्र 10% जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आता है। यानी कि ये 70 गवर्नमेंट का हुआ, इस 30 का 90% यानी 27% भी पब्लिक सेक्टर का हुआ, यानी 97% टोटल सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फंडेड या गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर से सिर्फ 3% बचता है जो कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये एक आपको ध्यान रखना है। तो पॉलिसी का यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, आपको ध्यान रखना है। एनालिटिकल एबिलिटी थोड़ा बढ़ाना है कि हर एक पॉइंट जो पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि उस पॉइंट के ऊपर क्या कुछ काम हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा आ जाता है कि 2013 पॉलिसी को एनालाइज़ कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज़ कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि उस बारे में क्या काम हुआ है, कितना कमी रह गया, या नया पॉलिसी का हमको ज़रूरत क्यों है। तो ये सब एज एंड व्हेन न्यूज़पेपर से टच में रहिए और उसको देखते रहिए कि क्या चल रहा है। तो थैंक यू फॉर ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।